नमस्ते बच्चों। आज फिर से अपने रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के 20 क्वेश्चन है और आयनिक इक्विलिब्रियम के 25 क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग चैप्टर हैं बट टोटल 45 क्वेश्चन है। रिविजन करने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखो, जो के इक्विलिब्रियम होता है इसका जो यूनिट होगा वो डिपेंड करता है कि डेल्टा एन जी क्या है। अगर ये 0 हो गया तो ये यूनिटलेस होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है तो कुछ ना कुछ तो यूनिट मिलेगा। जैसे फर्स्ट जो रिएक्शन है इसके लिए देखा जाए तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो सेम है, तो इसका डेल्टा एन जी 0 हो गया तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें यूनिट नहीं मिलेगा। इस केस में जो डेल्टा एन जी है वो 1 है, मतलब यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम का जो यूनिट कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो मोल पर लीटर में होगा चाहे एटीएम में होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट होगा। इस केस में डेल्टा एन जी देखा जाए तो यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो जहाँ भी 0 होगा वहाँ पे यूनिटलेस होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, the concentration of oxides of nitrogen are monitored in air pollution report at 25 degree C. The equilibrium constant for the reaction. अब देखो, इस रिएक्शन का दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पहले वाले रिएक्शन का ये है और दूसरे वाले रिएक्शन का ये है। अपने से इस रिएक्शन के लिए पूछा गया तो हमेशा रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखेंगे N2 कहाँ पे है, तो N2 सेकेंड रिएक्शन में, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसे मैं 2 बोलता हूँ। तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा N2 प्लस O2, सब में गैस लिखा हुआ है, गैस, और यहाँ पे मिल गया हमें ट्वाइस NO गैस। अब यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम होगा दैट इज इक्वल टू, बिकॉज हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 2 से तो पावर भी वही आएगा, दैट इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 टू द पावर 2। और दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे NO2 कहाँ पे है? फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2N2 प्लस 4, सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूँ, मुझे फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है, मैंने थर्ड को कर दिया। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? ट्वाइस NO प्लस O2 और यहाँ पे आ जाएगा 2NO2। तो यहाँ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 टू द पावर 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा N2 प्लस 2O2 और यहाँ पे आ गया ट्वाइस NO2। तो यहाँ का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं कि ये कुछ K1 था और ये कुछ K2 है, तो K1 इंटू K2 आएगा, जिनका प्रोडक्ट जो आएगा वो ए ऑप्शन जैसा आएगा, 10 टू द माइनस 19 में आएगा, तो 7.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जैसा आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है? डेल्टा एन जी इज 1, सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन जी, यही फॉर्मूला होता है। पूछा गया Kp Kc बराबर है, दैट इज RT टू द पावर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे R का वैल्यू आप, बिकॉज टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है तो R का वैल्यू आप यहाँ पे 0.0821 पुट कीजिए, तो यहाँ पे हमें T का वैल्यू कुछ जो आता है 12.18 केल्विन आता है। डेल्टा एन जी 1 है तो RT वैल्यू मतलब T इज इक्वल टू 1/R है, तो 1/0.0821 करोगे तो ये आएगा 12.18, ऐसे कुछ आएगा। तो आंसर क्या बना? बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए सैंपल ऑफ प्योर PCl5 was introduced into an evacuated flask vessel at equilibrium was established, concentration of PCl was found to be 0.05, मतलब इक्विलिब्रियम पे PCl5 दिया हुआ है, ठीक है। और रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से किया गया? PCl5 से किया गया, ठीक है। पूछा है Kc क्या? Kc इक्वल टू दिया गया है तो PCl3Cl2 पूछा गया है। तो देखो PCl5 डिसोसिएट होके हमें क्या देता है? PCl3 प्लस Cl2। तो जितना PCl3 बनेगा उतना ही क्या बनेगा? Cl2 भी बनेगा।
तो इक्विलिब्रियम पे ये है 0.05, तो मान लेते हैं ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा. सो Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 0.05 एंड दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -3. सो x इज इक्वल टू 0.02 आएगा. x इज इक्वल टू 0.02. अब सॉल्व कर लो, ये आंसर आएगा. तो आंसर क्या बना, बी. देखो आगे क्वेश्चंस में ना मैंने पहले से कैलकुलेशन कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए. मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है. तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि अपने पास ये रिएक्शन है A + B to C + D. ठीक है, अब 1 मोल लिया गया है इच A और B का इन 5 लीटर फ्लास्क एट 300 केल्विन. तो 0.7 मोल ऑफ C फॉर्म होता है. अब उसके बाद लिखा कि अगर मोलर कंसंट्रेशन सबका हम इक्विलिब्रियम पे 1 मोल ले इनिशियली, तो फिर उस केस में मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे. तो देखो फर्स्ट केस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सबके पहले पास 1 मोल और 1 मोल था, ये सब जीरो थे. कुछ x मोल गया तो ये सब x बना. तो यहाँ पे मैंने मोल निकाला और उसको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल गया, कंसंट्रेशन मिला. तो मैंने K इक्विलिब्रियम निकाला जो कि बेसिकली क्या है, तो ये मेरा Kc आया. अब एक रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर पे एक ही Kc होता है, तो यहाँ से Kc निकाला. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि सबको अगर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Q चेक किया, तो Q क्या आता है, 1 आता है. ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम से डिवाइड करने पे भी सब कैंसिल आउट ही होगा. तो Q क्या आता है, 1 आता है. तो Q अगर 1 आया, इसका मतलब Q 1 आया और K जो है वो 49/9 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है. तो Q यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे कंडीशन बन रहा है कि Q इज लेस देन Kc. और अगर Q कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. इसलिए मैंने A और B में से X और X को सब्ट्रैक्ट किया और C और D को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्म किया. तो अगर ये दोनों X और X कंज्यूम हुआ तो ये और X बनेगा. तो K का फॉर्मूला बैठा दिया Kc का 1 + x, ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट. तो यहाँ से मैंने X सॉल्व किया तो मुझे 0.4 आया. बट याद रखना ये 0.4 जो आया वो क्या आया, 0.4 मोल आया है. हमसे कंसंट्रेशन पूछा गया है. तो A और B क्या हो गया, 1 - x मोल है डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं बिकॉज ये वॉल्यूम है. तो ये आया 0.12 मोलर. और B और D जो है, सॉरी C और D जो आया वो आया 0.28 मोलर. बिकॉज वो 1 + x है तो 1 + 0.4/5 तो 0.28 आता है. इसके बेसिस पे आंसर क्या बनता है, B बनता है. जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है पहले मैंने उनका कैलकुलेशन कर दिया बिकॉज कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा. क्वेश्चन नंबर 6, the equilibrium constant for the following reaction is this. If HBr at 10 bar is introduced, HBr at 10 introduced into sealed container at 1024 Kelvin, the partial pressure पूछा गया H2Br2 को. अब देखो HBr को इंट्रोड्यूस किया गया, HBr यहाँ पे प्रोडक्ट है तो उसको अब रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा बिकॉज उसी को इंट्रोड्यूस किया गया है. इसलिए रिएक्शन को मैंने रिवर्स में लिखा है. और जब रिएक्शन को रिवर्स में लिखते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे ये 10 था, उसमें से कुछ x किया तो ये x/2 और ये x/2 बेस्ड ऑन कोफिशिएंट लिखा, ये 2 बनता जाता है तो ये 1 और 1 बनता है. तो ये 10 - x हुआ तो ये सब क्या हो गया, x/2 हुआ. अब यहाँ पे मैंने बस उस चीज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में लिखा है, x/2 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 10 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल किया तो 10⁵ ऊपर जाके 10⁻⁵ हो गया और ये 1.6 रहा. तो यहाँ से x सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, x = 0.05 आता है. हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर किसका, H2 और Br2 का. तो वो कितना, x/2 है तो x/2 आता है 0.025 बार. तो इसका आंसर क्या बनेगा, C. क्वेश्चन नंबर 7, H2S गैस इनिशियली एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm एंड ए टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन डिसोसिएट्स एज, ऐसे टूटता है. पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, अगर ये है तो Kp क्या होगा. तो देखो H2S यहाँ से टूटा, ये कुछ बना, इनिशियली वो 10 था तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया -x. तो ये सब कोफिशिएंट के हिसाब से क्या आएगा, अगर ये 2 है तो ये 2 है तो ये 1 है. तो अगर ये x गया तो ये x रहेगा और ये x/2 हुआ. और यहाँ पे H2 का अमाउंट दिया गया 0.02. यहाँ से मैंने x सॉल्व किया, इसके बेसिस पे मैंने ये सॉल्व किया और इसके बेसिस पे मैंने ये सॉल्व किया. अब Kp का प्रोडक्ट डायरेक्टली हमने निकाल दिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. तो ये हमारा आंसर आता है. तो आंसर क्या बना, A. क्वेश्चन नंबर 8, assume following equilibrium when total pressure set up in each R equal to 1. The equilibrium constant, 3 इक्वेशन दिया गया है, बस यहाँ पे चेंज कर लेना, CO2 गैस होगा, CO2 सॉलिड नहीं होगा. ठीक है, अब लिखा गया टोटल प्रेशर 1 है तो जितने भी गैसियस कंपोनेंट हैं सबका प्रेशर क्या होगा,
सम निकालेंगे उनका प्रेशर भी 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पहले वाले में केवल एक ही गैस है, CO2 गैस है, तो जो भी प्रेशर होगा वो इसी का होगा। तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो कि 1 होगा, बिकॉज टोटल प्रेशर कितना है 1 है। दूसरे में NH3 और H2S दोनों गैस है, तो दोनों जब बनेगा तो बराबर ही बनेगा ना, तो दोनों का सम जो होगा 1 होगा, तो x कितना होगा 1/2, इसलिए दोनों का वैल्यू मैंने 1/2 और 1/2 लिया, इसलिए 1/4 आया। और नेक्स्ट वाले में NH3 और CO2 देखो 2:1 है, तो अगर NH3 2p बनेगा तो CO2 कितना बनेगा p बनेगा, दोनों का सम 1 है, मतलब p इज इक्वल टू 1/3, इसलिए NH3 को मैंने 2/3 लिया और CO2 को मैंने 1/3 लिया, तो Kp क्या आता है 2/9। तो अब अगर मैं वैल्यू को कंपेयर करूं तो K1 1 हो गया, K2 1/4 हो गया और K3 2/9 हो गया, तो ये आंसर बनता है K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। तो अपना आंसर क्या बनेगा सी। सम ऑफ टोटल प्रेशर है, तो जितने भी गैसेज हैं, बिकॉज रिएक्टेंट में हर जगह सॉलिड है, उसको हम प्रेशर में काउंट नहीं करेंगे, या जो भी सॉलिड है उसको प्रेशर में काउंट मत करो। 9 एरेटेड वाटर कंटेन्स CO2 डिजॉल्व इन वाटर, वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटी विथ प्रेशर। अब देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर जब हम किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं लिक्विड के ऊपर तो उसका सॉलिबिलिटी बढ़ता है, बट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ही तो बढ़ेगा। यहाँ देखो सॉलिबिलिटी घट रहा है, ये घट रहा है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी शुरू से कांस्टेंट रहा, यहाँ पे डिक्रीज हुआ नहीं, ये सब गलत है। यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ फिर जाके वो कांस्टेंट हुआ है, तो यही आपका आंसर बनेगा। तो सॉलिबिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस देन बिकम सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब एट इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या बनेगा बी बनेगा। अगर डिक्रीज होके सैचुरेट होता तो आंसर ए बनता। क्वेश्चन नंबर 10, which of the consider the following equilibrium in a closed container, which of the statement is hold true। अब देखो वॉल्यूम को चेंज किया गया, वॉल्यूम को हाफ किया गया, तो जब वॉल्यूम को हम डिक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है इंक्रीज होता है, बट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से के इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज के इक्विलिब्रियम इज ए कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बट अल्फा चेंज होगा। ठीक है, अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो, तो अल्फा तो चेंज होगा बट के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा Kp इज कांस्टेंट बट अल्फा चेंजेस, तो ये आंसर बनता है डी। क्वेश्चन में 11, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT x दिया गया है, इक्वेशन हमें पता है Kp इक्वल टू क्या होता है Kc इंटू RT टू दी पावर डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी को इक्वेट करना है x से, तो डेल्टा एन जी क्या आएगा -12 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा बी। 12 दिया गया है हमें इनके बीच का एक्सप्रेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैंने हिंट दिया है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगा अगर मैं 1 और 2 को डायरेक्टली ऐड कर दूं, तो जब भी कभी भी किसी इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो प्रीवियस वाले इक्वेशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट का वैल्यू के बराबर होता है। तो K3 इक्वल टू क्या आया K1 इंटू K2, तो आंसर क्या बनता है सी। 13 व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। अब Kc पूछा गया, देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड के एक्टिव मास को 1 माना जाता है, सॉलिड के एक्टिव मास को 1 माना जाता है, तो केवल हम गैसेस को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा Kc इक्वल टू 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 5, तो आंसर इज डी। 14 वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम के चेंज से उसी रिएक्शन को फर्क नहीं करता जहां पे डेल्टा एन जी क्या हो 0 हो, तो देखो कहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी हो गया 1, यहाँ पे डेल्टा एन जी हो गया लेस देन 0, यहाँ पे डेल्टा एन जी हो गया 0, और इस केस में डेल्टा एन जी हो गया 1, तो आंसर क्या बनेगा सी। 15 फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच का साइन नेगेटिव दिया गया, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज, H2 को बढ़ाना इक्विलिब्रियम पे, और H2 यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है, तो याद रखिए प्रोडक्ट का H2 जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है,
तो रिएक्शन को अगर पीछे ले जाना है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर फेवर करता है। तो यहाँ लिखा गया है टेम्परेचर इज लोअर, नहीं, टेम्परेचर लो करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया, मतलब ये आंसर तो नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम को डिक्रीज किए हो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पर डेल्टा एन जी क्या होगा, लेस देन 0 है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा एन जी जो है लेस देन 0 है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। N2 इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब N2 कौन है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो हमारा काम नहीं होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। NH3 इज एडेड, NH3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे की तरफ जाएगा तो H2 बढ़ जाएगा, मतलब यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या बना, डी। 16 फॉर द रिएक्शन, अरे तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब 15 16 का आंसर सेम ही होगा, डी आंसर होगा, गलती से आ गया ऐड ये। 17 इन ए 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब दोनों स्टेप ही क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब दोनों रिएक्शंस को करने के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका डेल्टा एन जी जो है वो 1 है, और जो सेकेंड प्रोसेस है मतलब सी से डी वाला, उसका डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन 0 है। तो पूछा है 1 and 2 आर फेवर्ड बाई, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो 1 को फेवर करने के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, और डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब आपको लो प्रेशर चाहिए। तो देखो लो प्रेशर लो टेम्परेचर यहाँ पे है, लो प्रेशर और कहीं पे है नहीं, यही आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट वाले में आपको हाई प्रेशर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, तो बी ऑप्शन ही बनता है। ली चैटलियस प्रिंसिपल के अंदर बेसिस पे कर रहे हैं। 18 फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, पहला ऑप्शन एडिंग ए सुटेबल कैटलिस्ट, तो नहीं, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम के स्टेट को अफेक्ट नहीं करता, केवल उसके टाइम जो लगता है उसको चेंज करता है, तो ये तो नहीं होगा। एडिंग मोर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम को फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन घटेगा और रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, और यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डेल्टा एन जी है वो पॉजिटिव है, तो ये होगा आंसर। एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस पे यहाँ पे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर पे डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो पीछे चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। 19 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा हमेशा ऑप्शन में चेक कर लेना, यहाँ पे बी में QP ग्रेटर देन KP होगा और सी में QP लेस देन KP होगा। द इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन्ड, पहले ही लिख दिया, मतलब Q कभी K के बराबर तो होगा नहीं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड, इसका मतलब नेट प्रोसेस क्या होगा, नेट प्रोसेस होगा कि रिएक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है, वो फॉरवर्ड में जा रहा है, और फॉरवर्ड में अगर जाना है मतलब Q जो होगा वो लेस देन K इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये आंसर बनेगा। तो आंसर क्या बना, सी। 20 PCl5 to PCl3 plus Cl2 फाइनल प्रेशर इज मोर देन द इनिशियल प्रेशर, बिकॉज बिल्कुल सही है, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल बढ़ता है उस डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये तो सही बात है, ये ट्रू हो गया। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल सही बात है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल जब बढ़ेगा तो साथ में आपका P टोटल भी बढ़ेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, ए। 21 एनी प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, अब देखो अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में, स्पेशली अगर वो आयंस की बात कर रहा है तो PPT बनने का यही कंडीशन होता है कि आयनिक प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या बनता है, डी। द बेसिक कॉन्सेप्ट है, बराबर होगा सैचुरेटेड, कम हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। 22 द एक्सप्रेशन फॉर द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, तो देखो Al2SO4 होल थ्राइस जब ब्रेक होगा तो कुछ ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, आपको क्या देगा, ये 2 एल्यूमिनियम देगा और 3 सल्फेट देगा, तो इसके बेसिस पे अगर मैं KSP लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, जो भी Al3+ का कंसेंट्रेशन और टू द पावर 2 एंड SO4 2- के कंसेंट्रेशन का पावर क्या आएगा, 3,
तो देख लो यहाँ पे कहाँ पे ऐसा आंसर दिखाई दे रहा है हमें, Al3 प्लस टू द पावर 2 एंड SO4 टू द पावर 3, तो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया बी। 23 द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज दिस, इट्स सॉलिबिलिटी इन 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड। तो देखो AgCl और NaCl में कॉमन आयन कौन है, Cl माइनस। तो मुझे पहले सॉलिबिलिटी दिया गया है वाटर में, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं उसका KSP निकाल लूंगा। तो देखो AgCl टूटा, Ag प्लस मिला और Cl माइनस मिला, मैंने सॉलिबिलिटी SS मान लिया, S का वैल्यू दिया हुआ है, इसके बेसिस पे मैंने KSP निकाला, कितना आया 10 टू द पावर माइनस 10। और एक बार KSP आ गया तो अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब NaCl में इसको डालते हैं, तो NaCl में डाला तो Ag प्लस तो मान लेते हैं S1 आया, Cl माइनस क्या हो गया S1 आया, AgCl से 0.1 आ गया वो NaCl से, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा 0.1। KSP के एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से में S1 क्या सॉल्व हुआ था 10 टू द पावर माइनस 9, मतलब आंसर क्या बनेगा C। 24 एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट टू 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। देखो ये है एसिटिक एसिड हो गया एक वीक एसिड, अब उसमें आप सोडियम एसीटेट ऐड कर रहे हो, तो देखो बनेगा तो वहां पे बफर सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज तो होगा बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट। तो अब पीएच चेंज कैसे होगा, तो सोडियम एसीटेट एक बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज जो सोडियम एसीटेट है वो बना हुआ है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, और ऐसे सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो जो बेसिक होगा वो तो पीएच को इंक्रीज ही करेगा, तो आंसर क्या बनेगा इंक्रीज इन पीएच, और तो आंसर हो गया ए। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस में वही पार्टिसिपेट नहीं करता है सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हो, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे सॉल्ट का लिखा है, NaCl स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, K2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, KNO3 स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, मतलब किसी का नहीं होता, आंसर क्या बनेगा डी। 26 द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन। अब देखो Na2CO3 है, Na प्लस और CO3 2 माइनस, Na प्लस आया है NaOH मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब CO3 2 माइनस आया होगा या तो H2CO3 से या HCO3 माइनस से, और ये सब कौन है, तो ये सब एक वीक एसिड है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस में किसके साथ रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन होता है हमेशा वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन होगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा सी। 27 इन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इज इक्वल टू, अब देखो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो KH इक्वल टू KW/K। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होता तो KW/KB, अगर दोनों ही वीक होता तो KW/K इंटू KB। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है, तो आंसर क्या बनेगा ए। 28 द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट ऑफ कंसंट्रेशन C इज गिवन बाय। अब देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसका तो फॉर्मूला है pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, तो ये आपका आंसर है डी। 29 द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCONa एनिलीनियम क्लोराइड एंड KCN। फिर से वही बात है, किससे कौन बना है वो पता कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये बना हुआ है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब ये बेसिक होगा। ये बना हुआ है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये हो गया एसिडिक, और ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से, तो ये भी हो गया बेसिक। तो आंसर क्या बनता है डी। जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें OH माइनस ऐड करो, जो नेगेटिव पार्ट है उसमें H प्लस ऐड करो, उसके बाद आप पता कर लो। ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक एसिड जो कॉमन आपको दिखाई देते हैं, बाकी जो इनऑर्गेनिक जो कॉमनली आप जानते हो वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। फिर से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो एसिडिक होने के लिए आपको वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होना पड़ेगा। तो वीक बेस तो और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट कौन है, बी आंसर है। 31 when BaCl2 is dissolved in water pH of aqueous solution is। तो देखो BaCl2 बना है बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा 7, मतलब ए।
32 कैलकुलेट pOH of a solution at 25 degree C that contains 10 to the power minus 10 molar of hydronium ion मतलब H plus। तो हाइड्रोनियम आयन दिया गया है। OH माइनस का फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KW बाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। इससे हमने OH माइनस निकाला और pOH निकाला, तो आंसर क्या बना 4। तो आंसर हो गया A। 33 what is the pH of a 10 to the power minus 4 molar OH minus solution at this if KW is this। अब देखो इसमें डायरेक्टली आप pOH निकाल के और 14 से सब्ट्रैक्ट मत करना, बिकॉज KW दिया हुआ है। तो क्या करना है, H प्लस दिया, H प्लस निकालते हैं, OH माइनस दिया गया KW बाई OH माइनस से, तो 10 टू द पावर माइनस 9.6 आया। और pH को हमने क्या किया, फॉर्मूला बैठाया इस H प्लस कंसंट्रेशन पे, तो 9.6 आया। नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ से आपको OH माइनस दिया गया है तो pOH निकाल लो, और यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं pH इक्वल टू 13.6 माइनस pOH। ये फॉर्मूला काम करेगा, बिकॉज KW यहाँ पे 13.6 है 10 का पावर माइनस। सो आंसर इसका आ गया D। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग विल सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा हमें, CH3CO माइनस एंड H प्लस। तो कभी भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस होता है अगर उसका कॉमन आयन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए। तो पहले वाले में कौन है, Na प्लस और Cl माइनस, कौन, कोई भी कॉमन आयन नहीं। कॉमन आयन में ये दोनों में से कोई दिखना चाहिए। HCl से क्या दिखेगा, H प्लस, ये कॉमन आयन है। KCl में कोई नहीं है और D अनप्रेडिक्टेबल है, तो आंसर क्या बनेगा B। जो कॉमन आयन देगा वो डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा। 35 ए बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ। तो देखो बफर बनाने का सिंपल तरीका है, वीक एसिड ले लो और उसका कंजुगेट बेस ले लो, वीक बेस ले लो और उसका कंजुगेट एसिड ले लो, ठीक है। तो पहला सोडियम एसिटेट के अंदर हो गया वीक बेस का, वीक एसिड का कंजुगेट बेस और एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, तो ये तो बनेगा सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ नहीं होगा। अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड, ये हो जाएगा। अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेस होगा, ये दोनों भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बना 1 and 3, दैट इज आंसर डी। 36 हाउ मच सोडियम एसिटेट शुड बी एडेड टू 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो एसिटिक एसिड में अगर मैं सोडियम एसिटेट ऐड करता हूं, मतलब मैं एसिडिक बफर बनाने वाला हूं, तो उसका फॉर्मूला pH का ये है। मैंने मान लिया कि सोडियम एसिटेट जो भी होगा वो X होगा, तो CH3CO माइनस भी कितना हो गया X। pH का फॉर्मूला पुट किया, pK का वैल्यू पुट किया, और यहाँ से वैल्यू आता है 1, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1, तो वो log 10 के बराबर है, तो X यहाँ से सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या बना C। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन नॉट एक्ट एज ए बफर। अभी मैंने बोला था आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर देना पड़ेगा वीक वाले का। तो यहाँ पे ये दोनों कंजुगेट है, ये दोनों भी कंजुगेट है, ये दोनों कंजुगेट नहीं है, ये दोनों कंजुगेट है, तो आंसर क्या बना C। 38 a certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX then Ka for HX। तो pH दिया गया X माइनस HX बराबर, मतलब log 1 0 हो गया। तो आपको क्या करना है, pH इक्वल टू pK करना है, तो आंसर क्या बनेगा 38 का आंसर बनेगा B। 39 the dissociation constant of a substituted benzoic acid is 10 to the power minus 4, मतलब वीक एसिड है। pH पूछा गया इसके 0.01 मोलर सॉल्यूशन का। तो pH निकालने के लिए H प्लस चाहिए, फॉर्मूला क्या है C अल्फा, दैट इज रूट ओवर K इंटू C। K का वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर माइनस 4, C का वैल्यू दिया 0.01, तो यहाँ से आया 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। तो pH निकालेंगे तो आंसर आएगा 3, मतलब आंसर होगा A। 40 बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वीक एसिड चाहिए और क्या चाहिए उसका कंजुगेट बेस चाहिए। तो कंजुगेट बेस जो चाहिए वो तो स्ट्रांग होगा, बिकॉज वीक कंजुगेट क्या होता है स्ट्रांग होता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। आंसर क्या बनेगा डी।
41 the pH of a buffer solution containing equal molar concentration of weak base and its conjugate and its chloride, मतलब उसका कंजुगेट एसिड की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कंजुगेट एसिड और वीक बेस दोनों ही बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो गया। तो पीओएच इक्वल टू पी के बी, तो पीओएच निकाला, आपसे पीएच पता था, 14 से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 14 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज यहाँ पे केडब्ल्यू का वैल्यू नहीं दिया गया, इसलिए आंसर क्या आएगा 9.3। 42 द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, तो देखो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करने के लिए आपको कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा, डाइल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ लिखा ए में विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, गलत। ऑन एडिंग ऑफ एक्सेस वाटर टू द डाइल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बोलते भी हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे 100% डिसोसिएशन होता है, तो सही है। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ता है। ऑन स्टडिंग द सॉल्यूशन विगरसली, देखो ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, लेकिन ये उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है जितना आपको कंसंट्रेशन इफेक्ट डालता है। तो बी और डी में बी वाला ऑप्शन है जो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या बनेगा बी। डी भी सही है, लेकिन आंसर इसका अब सिंगल चॉइस चूज करना, तो इसलिए आंसर क्या चूज करना पड़ेगा बी, बिकॉज किसी चीज को आप मिक्स करोगे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, हो सकता है उसका डिसोसिएशन भी बढ़ जाए, बिकॉज स्टरिंग करने से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। 43 इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सी द कंसंट्रेशन एंड के द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सी अल्फा एंड के पूछा है। अब ये फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी, आंसर क्या बनेगा सी। 44 द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, एट व्हाट कंसंट्रेशन इट विल डिसोसिएट टू 2%। फॉर्मूला ये रहा अल्फा इक्वल टू के बाई सी, बट ये परसेंटेज है तो अल्फा इक्वल टू 2/100 होगा, दैट इज 0.02, उसी को यहाँ पे पुट किया है फॉर्मूले में और सी को सॉल्व किया है, तो आंसर क्या आया बी। 45 व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस। अब देखो कंजुगेट बेस पूछा गया, मतलब आपको एसिड बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने OH माइनस के सामने क्या लिखा है एसिड लिखा है। तो एसिड क्या रिलीज करता है H प्लस, और H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा O2 माइनस ही तो बचेगा, तो O2 माइनस क्या हो गया आपका कंजुगेट बेस बन गया, मतलब आंसर क्या बनेगा ए। तो ये था आपका सॉल्यूशन 45 क्वेश्चंस का। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, बाकी फिर से सॉल्यूशन चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।